So welcome guys another another session of mock interview series for BARC and NPCIL. And today in this session we have Manish Rajput sir in our panel, and the student is Aditya Sehare. So Aditya, would you like to give us your introduction? Yes, sure. So my name is Aditya. I have done my bachelor's on chemical engineering in 2022. After that, I joined as a in IT in joined in IT company, and after that, I was preparing for GATE and PSU examination for last 1 year. Okay. So you are expect you are here for BARC interview, correct? Yes, sir. तो अभी बार्क का ही रखते हैं, ठीक है. दिस Yes, sir. सेशन विल बी मेनली बेस्ड ऑन बार्क ओनली. एनपीसीआई के लिए बाद में देखेंगे. Yes, sir. Sure. उसमें तो अभी टाइम भी होगा आई गेस. नहीं सर, कल शायद रिजल्ट नहीं, बट एनीवे आई हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म मतलब फॉर इंटरव्यू एनपीसीआई. डेट जो है. बट एनी आई हैव नॉट फिल्ड द फॉर्म फॉर एनपीसीआई. अच्छा, आपने एनपीसीआई का भी भरा नहीं है. नो ओके सर, ओके. नहीं भरा ही नहीं था मैंने, तो शॉर्ट लिस्ट तो हो गया. तो अभी आपका बस बार्क ही है. यस सर, चलो फिर ओनली. तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये आपने अच्छी इंफॉर्मेशन बताई. तो हैव यू प्रिपेयर्ड एनी सब्जेक्ट फॉर बार्क? Yes sir, right now I have heat transfer, chemical reaction engineering, and mass transfer and fluid mechanics. ओके. हीट ट्रांसफर, सीआरई, मास ट्रांसफर एंड एफएम. तो हीट Yes ट्रांसफर sir. है तो फिर सर आपसे हाँ स्टार्ट सर. आप स्टार्ट करिए प्लीज. अच्छा अच्छा ठीक है. So tell me the governing equation of all modes of heat transfer. Okay. So for conduction, there is a Fourier law of conduction, where it states that flux in the direction is directly proportional to the temperature gradient in that direction. So that is for conduction, and for convection there is Newton's law of cooling, and for radiation there is Stephen's Boltzmann law. Yes. You are saying in the conduction Fourier's law, Q is directly proportional to the temperature gradient, right? Yes, sir. What is the meaning of this? That means that in the variation of flux in the direction of heat transfer is directly proportional to the temperature gradient, like temperature change of temperature per unit length. Uh, like flux is directly proportional to change in temperature per unit length. हाँ, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने जस्ट बता दिया कि फ्लक्स इज Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ. इसका थोड़ा सा और बताइए, इसको एक्सप्लेन करिए. Like phenomena of conduction, I explain. ये क्या शो क्या कर रहा है कि ग्रेडियंट जैसे बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? फ्लक्स बढ़ना चाहिए. अच्छा, श्योर? नहीं सर, ग्रेडियंट अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, एंड देन फ्लक्स विल डिक्रीज. रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा? एक सेकंड सर. जैसे जैसे अगर जितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो उस हिसाब से रेजिस्टेंस भी हमारा इंक्रीज करता जाएगा. कंडक्शन होता है बाय लेयर टू लेयर, लाइक एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में एनर्जी ट्रांसफर होती है, एंड अगर रेजिस्टेंस हमारा जाना हुआ तो टेम्परेचर ड्रॉप भी हमारा बढ़ता चला जाएगा. ग्रेडियंट ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा है, ये आप क्लिप बताइए हमको. ग्रेडियंट आपने बोला, ग्रेडियंट बढ़ेगा यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा. तो इट मींस क्या हुआ कि सपोज कर लो कि वे हैव टू प्लेट्स. ठीक है, हमारे पास ये दो प्लेट हैं. हाँ. राइट. अभी क्या है कि भाई मेरा यहाँ पर टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और इधर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना. तो ड्राइविंग फोर्स कितना है? 60. राइट. अब इधर है आपका टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, और इधर है टेम्परेचर अगेन 20 डिग्री सेंटीग्रेड.
तो हाँ सर। यहाँ डिस्टेंस बड़ा है क्या? नहीं सर उतना ही है, बट ग्रेडियंट कुछ हमारा बढ़ गया। ग्रेडियंट बड़ा है या रेजिस्टेंस बड़ा है, जरा ये बताइए। ग्रेडियंट बढ़ा है सर। ग्रेडियंट बड़ा है। अभी आपने बताया कि रेजिस्टेंस बड़ा है। हाँ सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो अ, हाँ तो सर हम फ्लक्स ग्रेडियंट पर कैसे प्रोपोर्शन होता है सर, उससे बात कर रहे थे। तो मतलब ये सारी जो गवर्निंग इक्वेशन है वो फोरियर की है, उस एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हम करते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट रहता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सपोज कर लो, अगेन मैं इसी पर आ जाता हूँ। ओके, ये अपने पास अभी एक लेयर है, यस सर। इसका एक कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा इसका, राइट? अब मैं रेजिस्टेंस सपोज कर लो कि ये मैंने बढ़ा दिया, यस सर। अब हीट फ्लक्स पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हीट फ्लक्स सर कांस्टेंट रहेगा। हीट फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। यस सर। हीट फ्लक्स कांस्टेंट उस केस में रहेगा कि जो यहाँ पर अगर ड्राइविंग टेम्परेचर फोर्स। डिफरेंस, यस सर, यस, ड्राइविंग फोर्स सेम हो तो हीट फ्लक्स हाँ, कांस्टेंट पूरा आपको बोलना है कि इफ यू आर या पॉइंटिंग द सेम ड्राइविंग फोर्स, टेम्परेचर है ना, डिफरेंस, यहाँ यस पर जो मेंटेन कर पा रहे हैं, देन फ्लक्स विल बी सेम। तो यही यस। मीनिंग था उस ग्रेडियंट का। क्या मीनिंग है आपसे पूछा था ना मैंने कि dt अपॉन dx हाँ का एक्चुअली मीनिंग क्या है, तो वो इंटरप्रेट आपको करना था। सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताने से थोड़ा सा बचेंगे। ओके, ओके। आप इसकी टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं इन केस में कोई भी एक सॉलिड लेता हूं और सॉलिड की जो शेप है वो है स्फेरिकल, यस सर। तो आप क्या टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं? हाँ सर, like heat gen in the radial direction sir, yes. हाँ, तो there is heat generation or not sir? हीट जनरेशन आपका नहीं है, विदाउट हीट Okay, जनरेशन। yes sir, then steady state flow. Yes sir. स्टडी स्टेट तो सर स्पेरिकल के केस में हमेशा हीट ट्रांसफर आपका बेटा रेडियल डायरेक्शन में ही होगा। हाँ सर, एक्सियल का तो वहां पर कोई मीनिंग ही नहीं है। नहीं सॉरी सर। आदित्य, पहले डेरिवेशन करना है ना, डेरिवेशन करके हमको दिखाना है, ठीक है? हाँ सर मैं टेम्परेचर वही। प्रोफाइल, हाँ, फिर आपको ड्रॉ करना है। पहले आप डेरिवेशन उसका करो, यस। टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करो स्पेरिकल के लिए, देन उसको प्लॉट करो। ठीक है, क्विकली कर दो, मैं समझ लूंगा कि आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, उसके बाद ड्रॉ भी कर सकते हाँ सर, तो मैं अभी सर शो कर दूं इसे आपको स्क्रीन पे। हैं। हाँ हाँ, शो कर दो, आप इसमें शो कर देंगे। यस सर। सर ये दिख रहा है क्या? हाँ हाँ, दिख रहा है। तो सर मैंने सबसे पहले गवर्निंग इक्वेशन लिखी जनरल कंडक्शन की, एंड देन फिर जो वॉल्यूम जनरेशन वो टर्म था वो भी जीरो किया, एंड देन स्टेडी स्टेट। तो डेल स्क्वायर टी इक्वल्स टू जीरो हमारी इस केस के लिए गवर्निंग इक्वेशन हो जाएगी, एंड देन आई एम सॉल्विंग दैट इक्वेशन टू सॉल्व द टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, ओके, कैसी जाएगी प्रोफाइल? एक सेकेंड सर बस। सर पैराबोलिकली पैराबोलिक प्रोफाइल रहेगी सर हमारी। और ड्रॉ करके दिखाइए। पैराबोलिक तो मतलब हाँ सर। इन जनरल, हाँ, पता ही रहता है कि पैराबोलिक है। सर जो इनसाइड सेंटर का वॉल टेम्परेचर है वो हाईएस्ट है ना सर, टी वॉल। हाँ हाँ, T1 ग्रेटर देन T2 ले लो। यस सर।
सर आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी है, मेरी क्यूबिक प्रोफाइल आ रही है सर। नहीं, आप बना पा रहे हो, कॉन्फिडेंटेड हो तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन में हम स्विच कर सकते हैं। हाँ सर, थोड़ा मतलब देखो हाँ हाँ, कॉन्फिडेंटेड नहीं हो तो फिर उसको आगे बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं। सर राइट, यस अंकुश सर, ओवर टू यू। Yes, sir. Thank you. हाँ, तो आदित्य, लाइक यू वर डिस्कसिंग हीट ट्रांसफर विद सर, तो यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे हीट ट्रांसफर में. What is the role of transfer subject or the knowledge of this subject in chemical reactors? So first of all, sir, we need to maintain the temperature inside the reactor. Uh, First of all, that. And for the exothermic reaction, we need to remove the heat, or for the endothermic reaction, we need to the heat. For that, we need to design the system that remove the heat and like add the heat according to the process. So Okay, and first, if we don't want to maintain the temperature, if we want to increase or decrease the temperature, then we can also do that using the cooling jacket or the appropriate system. For example, if we need to decrease the temperature, then we will add cooling jacket around the reactor and may monitor the flow and the temperature drop across the jacket to desired effect of decrease in temperature or increase in temperature. okay. So can you draw this jacket thing which you are saying for a PFR? Yes, sir. Show me, show us. Yes, sir. One second. That is visible. Yeah. So if I need to increase the temperature, then what will I do? I will increase the flow rate of the like hot water or a hot fluid to increase the temperature. I can increase the flow rate. I can increase the thermal temperature of the hot water to increase the temperature. Okay, so is any other utility which you can name apart from hot water, which we can use for Steam heating purpose? steam is generally used for uh, Steam. yes, sir. So what is the difference between the vapor and steam? Vapor can be of any liquid and steam is only for water. Okay. The steam So is only what is the what is the difference in the steam and the water? steam is in gaseous phase and water is in the liquid state. And yes, sir. And In this बताते रहो. and okay. In we can say steam is above the dew point temperature of water, and water is steam. Like Yeah, in which say, sense are you are asking? In water and steam. yeah, whatever points you can mention, as many as. Okay. So, sir. Like we have to write the essay. Okay. So first of all, sir, water we are considering water at which temperature? 100 degrees Celsius and or below 100 degrees Celsius. I just asked the difference in water and steam. So Wa- keep saying whatever you know. Yes, sir. So water is in liquid phase and steam is water in the gaseous phase. So basically, we can say that steam is a vapor of water. And one more thing is uh, a water at 100 degrees Celsius at a 1 atm 1 atm pressure, and the steam is 100 degrees Celsius at 1 atm pressure. And steam has more energy than water. So because steam is also having latent energy for like for its transformation, and water is only having the uh,
sensible energy. Um, that's all, sir. Like, Anything else you want to add? I'm not getting the direction, sir. Like, in which sense you are asking? Because I'm what just steam? asking the difference between water and steam. I just want to see how much knowledge you have about this water and Okay, steam thing. okay, So that's why I said whatever you know, speak. okay, sir. Okay, sir. So, I can tell you about the phase transformation. So, we can convert water into steam by providing the heat to the water. And for example, the water at 40 degrees Celsius, we can give heat to the water and bring to the 100 degrees Celsius at 180 temperature. So it will become a saturated, water I will have become. this water at around 30 degrees Celsius, let's say. Yes, sir. So at this temperature, can I convert this into steam? Uh, yes, sir. By reducing the pressure. Okay. तो और भी points करेंगे बात. अभी you said in the last point that the energy in steam is more than the water, Yes, and sir. the difference in energy is latent heat. Yes, sir. Latent heat of vaporization. Vaporization, yes, sir. Okay. So my question is, if we increase the pressure, what will happen to the latent heat? Latent heat will increase, sir. If we increase the pressure, latent heat will increase. Yes, sir. Maybe I can get 1 minute to think about it, and Now, then take I'll your just. time. Take your time. Yes, sir. And if you need, you can drink water also. Anna, sir. Thank you, sir. Yes, sir. By increasing the pressure, latent heat will increase. By increasing the pressure, Latent heat will increase. will increase. Yes, sir. So, chalo. So it's clear, sir. What is latent heat in thermodynamic Latent terms? in thermodynamic term. So, in general term, I'll tell, and then move Uh, into the thermodynamic term. So first of all, latent heat is the energy to convert a saturated liquid to the saturated vapor. Uh, yes, yes. In thermodynamic sense, I didn't read about a thermodynamics part. ओके ओके. हाँ, आपने थर्मोडायनेमिक बोला भी नहीं है ऐसा सब्जेक्ट, तभी आप ऐसे तो उठा रहे हो. आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है थोड़ी बहुत भी गेट एग्जाम के लिए या नहीं? सर काफी टाइम पहले पढ़ी. गेट के लिए मतलब तो पढ़ी होगी. हाँ सर, I can remember the plot between maybe pressure and temperature, where there is a dome curve, and we started uh, uh, the difference between for a particular pressure. Like I can draw this graph, sir. This one, sir. यस, दिस इज बिटवीन So the प्रेशर एंड टेम्परेचर. यू आर, ये गलत है. okay, प्रेशर और टेम्परेचर में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो वो ऐसा नहीं बनता. I remembered vividly, sir, because the difference between two domes is the latent heat of uh, latent energy. वो कुछ ऐसा बनता है. कैन यू सी दिस? हाँ सर, temperature. ये टेम्परेचर वॉल्यूम में है, and Yes, sir. as we are going upward we are increasing pressures. So all these red Pressure. lines are for constant pressure, isobars. Constant pressure. Yes, sir. And when we And by drop between increasing pressure pressure, and volume, so it isotherms will be going downward. okay. चलो छोड़ो, कोई Then, बात नहीं. sorry, sir.
अरे सॉरी, क्या आपने तो सब्जेक्ट बोला भी नहीं था, मुझे लगा आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा इन जनरल। लेटेंट हीट होता क्या है एक्चुअली? मेरे पास लिक्विड है, सैचुरेटेड लिक्विड, और मेरे पास है सैचुरेटेड वेपर। मुझे सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर में जाना है, एज यू सेड। Yes, sir. ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड का अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा, जिसे आप Yes, sir. रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी बोलते हो। हाँ, sir. सैचुरेटेड वेपर का अपना एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा। Yes, sir. तो लिक्विड और सैचुरेटेड लिक्विड एंड सैचुरेटेड वेपर को अगर मैं कंपेयर करूं, तो लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम अगर ये है तो वेपर का ऊपर होगा। Yes, for sure. Yes, वेपर sir. हैज हाई वॉल्यूम। Yes, sir. तो अब आप खुद सोचो सिंपल टर्म्स में, अगर किसी सिस्टम में, किसी प्रोसेस में Volume increase. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, Work has to be तो done. उसे हम कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? Volume एक्सपेंशन या increase, कंप्रेशन? expansion. एक्सपेंशन। तो यहाँ पे बेसिकली हम एक्सपेंड कर रहे हैं, Yes, sir. स्टीम का, वाटर का एक्सपेंशन हो रहा है ना। हाँ. तो उस एक्सपेंशन के लिए कुछ वर्क इन्वॉल्व होगा, Yes, sir, for sure. दैट इज लेटेंट हीट। Okay. अब So अब latent. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, Yes, sir. स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा वेपर्स का। Yes, sir. हाँ, pressure increase होगा तो volume. Yes, sir. लिक्विड का तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑलमोस्ट यही है, वेपर का यहाँ पे था। अब आप Got it. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। Yes, sir. Then it तो ये will. जो एक्सपेंशन वर्क है, Hmm. ये भी रिड्यूस हो जाएगा ना फिर। Yes, sir. Got it. लेटेंट हीट विल रिड्यूस, सिंपल। Got it. The clarity. Thank you, sir. ये एक सिंपल एक्सप्लेनेशन है, और भी रीजंस होते हैं इसमें, मैंने आपको बस एक बेसिक आइडिया दिया है। Yes. वापस रिएक्टर पे आते हैं। ठीक है, तो Yes, sir. आप मुझे अगर इस पीएफआर में सपोज एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, Yes, sir. तो क्या मैं जैकेट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो मुझे इफ आई वांट टू कीप द कांस्टेंट टेम्परेचर, Okay. देन व्हाट आई नीड टू डू? Constant temperature हमको सर मेंटेन करना है. Yes, sir. Then first of all we use the jacket and we can maintain the constant world temperature condition inside the reactor. हाउ? How? Uh, so for isothermic reaction, sir, heat is liberated as the reaction is progressive. So temperature will increase down the reactor, and then so for uh, आप आराम से बताओ, सोचो, बता सकते हो आप। आई नो आपने बोला रिएक्टर में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन मींस हीट विल रिलीज। yes, sir. Heat release means temperature of the reaction mixture will tends to rise. Yes, sir. तो रिएक्शन मिक्सचर, रिएक्टर का टेम्परेचर राइज कर रहा है, बट मैं उसे कांस्टेंट रखना चाहता हूं। तो व्हाट वाज द कॉज ऑफ टेम्परेचर राइज? Reaction. नो, हीट रिलीज्ड। Heat release है. Heat release by reaction है sir. ठीक है, तो अगर जो हीट रिलीज हुआ मैं उसे एज इट इज रिमूव कर दूंगा, तो क्या Then टेम्परेचर राइज होगा? temperature नहीं होगा sir exactly. तो बताओ। But I was thinking कि sir as down the reactor heat will increase ना, तो how we can remove that heat? नाउ व्हाट शुड डू वी डू? अब आप बता सकते हो। For a PFR Okay, with so exothermic yes sir, yes, reaction, how yes sir, we can maintain constant temperature? yes sir. So what we can do is at each section we can use different heat exchangers to remove the heat of that section. Each section different heat exchanger। PFR में कितने heat exchanger लगाओगे? इनफाइनाइट प्लग्स होते हैं।
हाँ तो इनफाइनाइट हीट एक्सचेंजर लगाओगे। अरे जो आपने रिएक्टर में की जैकेट बनाई थी, हाँ सर, उसमें कूलेंट भेज देंगे या कूलिंग वाटर टू रिमूव द हीट। that is okay sir, that is I said, but you said ना कैसे, तो what are ऐसे ही that तो is not करेंगे। yes sir, just passing the cooling water. हाउ the cooling water will remove absorb the heat equal to the amount of heat release। यही तो होगा और हाँ क्या सर, होगा। हाउ क्या, दिस इज हाउ। अब उसमें मतलब अलग अलग मेरे को हीट एक्सचेंजर थोड़ी लगाएंगे। मतलब कूलिंग वाटर तो सर आई नो, मेरे को लगा कि आप और टेक्निकल मतलब उसमें पूछ रहे हो, सॉरी। मैंने बस ये पूछा वो कैसे होगा, आपने कहा कूलिंग वाटर भेज देंगे, तो कूलिंग वाटर कैसे करेगा, वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ सर, हीट ऑफ बस द इतना रिएक्शन, क्वेश्चन था। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा डिटेल में था। क्यों इतना और ज्यादा डिटेल में जा रहे हो, बेसिक चीजें हैं। ठीक है। थोड़ा सा नर्वस अब हो मेरा रहा हूँ एक सर इसमें। लास्ट क्वेश्चन ये है, आपने डैम कॉलर नंबर का नाम सुना है? हाँ सर, तो डैम कॉलर नंबर का क्या रोल है रिएक्टर डैम कूलर, डिजाइन में? हाँ सर, सर उसका एक्सप्रेशन मेरे को पता है, एंड डैम कूलर नंबर हम जनरली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के टाउ डायमेंशनलेस नंबर होता है, और उसका सर फॉर्मूला अकेला मेरे को पता है, सिग्निफिकेंस नहीं पता है। कोई बात नहीं, चलो। तो मास ट्रांसफर की बात कर लेते हैं सर। यस सर। मास ट्रांसफर था ना आपका थर्ड सब्जेक्ट। ओके, मास ट्रांसफर ऑपरेशन। सो आदित्य जरा ये बताओ, ड्राइंग और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है? यस सर, तो ड्राइंग में हमारा मेन गोल होता है टू रिमूव द मॉइस्चर, एंड इवोपरेशन में हम कोई भी लिक्विड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्राइंग इज डन फॉर द सॉलिड, एंड evaporation is done for to concentrate the liquids. There is a main difference, and purpose दोनों का अलग अलग होता है। फर्स्ट in the drying we are removing the moisture content from the solid, and in the liquid we are concentrating the liquid by generating the steam, but our purpose is not to generate the steam. ओके, अनबाउंड मॉइस्चर क्या होता है? Unbound moisture, there is two type of moisture, sir. There is a bound moisture and there is an unbound moisture. So unbound moisture is the moisture present on the surface of the solid, and bound moisture is present deep inside the pores of the solid. ओके, सो सपोज कर लो कि हमारे पास कोई एक स्पंजी बॉल है, Yes, sir. उसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो बाउंड होगा या अनबाउंड होगा? अंदर जो होगा वो बाउंड होगा। अनबाउंड मॉइस्चर की डेफिनेशन बताइए। Unbound moisture is the moisture present on the surface of the solid. Yes, sir. दिस इज नॉट डेफिनेशन। हाँ, actually the bound moisture, unbound moisture is the moisture that is easily uh, uh, like we can evaporate that easily without any like that is free to evaporate. दिस इज द इवेपोरेशन और ड्राइंग? Phenomena is same, sir. Phenomena, we can say that is also evaporation. Evaporation is a general phenomena that happens at every temperature, and so ड्राइविंग फोर्स ड्राइंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और इवेपोरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? in the drying, sir, so temperature difference, maybe humidity difference, और partial pressure difference भी हो सकता है सर। मेजॉरिटी टेम्परेचर डिफरेंस एंड ह्यूमिडिटी डिफरेंस ही हम बोल सकते हैं, एंड प्रेशर पार्शियल प्रेशर डिफरेंस हो सकता है। और इवोपरेटर के केस में सर जो ड्राइविंग फोर्स हमारा होता है, इवोपरेटर के केस में हमारा जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है
एंड जो स्टीम का टेम्परेचर वो हमारा डायरेक्ट फोर्स होता है एवापोरेशन में। और इवेपोरेशन के लिए में- स्टीम की रिक्वायरमेंट है, इवेपोरेटर के लिए स्टीम की, हाँ सर, मतलब विदाउट स्टीम इवेपोरेशन नहीं हो सकता है। हो सकता है सर अगर हम हीट दें तो नहीं, बस स्टीम की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब हमको हीट तो चाहिए जिससे हम लिक्विड यहाँ को। पर एक लिक्विड रखा हुआ है, ये गिलास में एक लिक्विड है, ठीक है, ये पानी में इसमें भर देता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये पानी 3 दिन में ये पूरी गिलास से वेपराइज हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, ये ड्राइंग बोलेंगे या इवेपोरेशन बोलेंगे? तो ये तो एवोपरेशन होगा। तो आपने बोला कि इवेपोरेशन के लिए स्टीम की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर तो कोई स्टीम ही नहीं दी है, ये तो अपने आप सूख गया पानी। हाँ बट सर होती एक्चुअली इवोपरेशन में बॉइलिंग ही है। उसका नाम इवोपरेटर है क्योंकि बॉयलर जो टर्म है वो हम किसी और इक्विपमेंट को दे चुके हैं। तो होती हम बॉइलिंग है बिकॉज सर जैसे कि आपने एग्जांपल दिया, जो बॉटल हमने रख दी वो 3 दिन में खाली हो जाएगा। बॉइलिंग होती है, बट बॉइलिंग अलग चीज है ना, बॉइलिंग बॉइलिंग अलग है, इवेपोरेशन कंप्लीटली अलग है, हाँ सर, बट इवोपरेटर में ड्राइंग होती सर पूरा बॉइलिंग है। कंप्लीटली अलग है, तीनों मिक्स नहीं कर सकते हैं। यस सर, Right? फॉर श्योर। बट आप आ इन जाओ, द अब ठीक है ठीक है, अब क्वेश्चन एक बार फिर से सुनो। अब मैंने आपसे पूछा बाउंड मॉइस्चर क्या होता है, अनबाउंड मॉइस्चर क्या होता है। अब आपने बोला यस सर। मॉइस्चर ये है जो सरफेस के ऊपर लिक्विड सॉलिड के है, वो आप बोल रहे हो अनबाउंड मॉइस्चर। सर कैन आई एडिट दैट डेफिनेशन ऑफ माइन? यस, मेरे को कुछ ऐड करना था, वो एडिट करना था सर, जो मैंने बोला उसमें हाँ, बाउंड और अनबाउंड। तो अनबाउंड मॉइस्चर वो होता है जो फ्री टू लीव होता है सरफेस की, एंड जो अनबाउंड मॉइस्चर होता है वो फ्री टू लीव नहीं होता सरफेस, मतलब वो डीप इनसाइड द सरफेस होता है। फ्री टू लिव तो दोनों होते हैं, फ्री वो टू लिव नहीं होगा वो तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर हो जाएगा। हाँ, बट एनीवे सर, सॉरी, आप क्वेश्चन कंटिन्यू। तो वही है ना कि ऐसी डेफिनेशन बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। अनबाउंड अनबाउंड मॉइस्चर, बाउंड मॉइस्चर आपका सॉलिड के अंदर है, अनबाउंड मॉइस्चर ये जरूरी नहीं है कि सॉलिड के ऊपर हो, वो सॉलिड के अंदर भी हो सकता है, राइट। ओके। क्योंकि आपने अनबाउंड मॉइस्चर की डेफिनेशन सही से नहीं पढ़ी है, आपने सिर्फ ये कहीं से सुन लिया है कि अनबाउंड मॉइस्चर सॉलिड के ऊपर वाला मॉइस्चर है, वो है अनबाउंड मॉइस्चर। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये होती है जहां पर सैचुरेशन प्रेशर है वो प्योर वाटर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए, उस कंडीशन को बोलते हैं अनबाउंड मॉइस्चर, राइट। अब वो सॉलिड के अंदर भी हो सकती है, सपोज कर लो मैंने आपसे बोला कि स्पंजी बॉल है, तो स्पंजी बॉल के अंदर जो मॉइस्चर है, राइट, उसका जो एग्जर्टेड वेपर प्रेशर है, उसका जो एग्जर्टेड वेपर प्रेशर है और प्योर वाटर का एग्जर्टेड जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर इनके प्रेशर। इक्वल हो गए सेम टेम्परेचर पर, तो वहां पर अनबाउंड मॉइस्चर की कंडीशन होगी, वो सॉलिड के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सॉलिड के बाहर भी हो बाहर सकता है। सॉलिड के अंदर कहां पर हो सकता है, जैसे स्पंजी बॉल है, तो स्पंजी बॉल में समटाइम्स एक ऐसा स्पेस होता है जहां पर लिक्विड फ्री स्टेट में होगा, वो सॉलिड के अंदर ओके। ट्रैप नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट, वो सॉलिड यस के अंदर ट्रैप नहीं होगा, वहां पर ये चीज हो सकती है। तो नेवर से दैट कि अनबाउंड मॉइस्चर हमेशा सॉलिड के ऊपर होगा। सर, ये वाली डेफिनेशन मैंने मतलब नहीं सुनी थी पहले, कि जो लिक्विड का वेपर ये प्रेशर है ट्रेवॉल में वो। लिखी हुई है, ट्रेवॉल पढ़ी है आपने? मास ट्रांसफर, थोड़ा ये सब चीजें बताई गई हैं, आपने कहीं पे भी मास ट्रांसफर के लेक्चर फॉलो किए होंगे, तो प्लस के स्पेशली ये चीजें मैंने प्लस पर बताई हैं, यूट्यूब पर तो कुछ कुछ लेक्चर्स में बताया है, कुछ कुछ लेक्चर्स में हम लोग क्विकली बता देते हैं, प्लस पे आपने मास ट्रांसफर किया होगा तो वहां पर ये सारी चीजें हैं। ऑल राइट, ठीक है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना, कंप्लीटली इवेपोरेशन क्या है, ड्राइंग क्या है, बॉइलिंग क्या है, इसको थोड़ा सा अच्छे से रिकमेंडेशन ये है कि आपको पढ़ना है। नेक्स्ट ओके। क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर? So, first of all, dew point temperature. Dew point temperature is the temperature which is required to evaporate the liquid into its vapor form at a given pressure. So that is dew point temperature. इवेपोरेट द लिक्विड, Uh, Sorry, convert liquid into the saturated liquid वेपर, into the saturated vapor form. तो बबल पॉइंट टेम्परेचर क्या है फिर? Bubble point temperature is the temperature where first bubble of the saturated liquid is converted into the saturated vapor. तो इवेपोरेट करेंगे तो लिक्विड टू वेपर जाएगा, तो ये तो बबल पॉइंट टेम्परेचर हो गया है। अभी आपसे मैंने पूछा ड्यू Dew पॉइंट point टेम्परेचर। temperature. Yes, sir. Dew point temperature is opposite of that. I'm sorry, sir. We need dew point temperature is used for condensing the vapor into
liquid, saturated vapor to saturated liquid. है ना। तो जो चीज पहले आप आराम से पहुंच लो, क्या चीज Sorry, पूछी जा रही है वो आंसर बताना है। ठीक है, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा भाई। sorry, ठीक है, sir. और I will. वेट वाल टेम्परेचर बताओ, आराम से बताओ, कोई जल्दीबाजी है नहीं। देखो क्या है, अपन लोग एक फैमिली की तरीके से हैं, है ना। यहाँ पे एक मॉक इंटरव्यू आपका चल रहा है। मॉक का मतलब यही है कि आप चीजों को आपको सीखना है, सो दैट जब रियल आपका इंटरव्यू होगा तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना। Okay, sir. आप पहले टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर देकर जाते हैं, इसी वजह से देकर जाते हैं कि गलतियां जो हो रही हैं उनको पहले रेक्टिफाई हो, सो दैट रियल एग्जाम में गलती ना हो। तो अभी यहाँ पर क्या काम करना है, यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई करो देने का, आराम से दो, डेफिनेशन को मर्ज ना करो, जो भी बताओ आराम से कूल होके बताओ, क्योंकि इसी का रिफ्लेक्शन वहां पर भी आपका दिखेगा। क्योंकि अब एक वीक में बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, एक डेढ़ वीक में, है ना। जो नेचर है वैसा ही रहने वाला है, लेकिन अभी से ट्राई करो कि जो चीज आंसर बोल रहे हो आराम से बोलो। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पूछा जा रहा है तो ड्यू पॉइंट बोलो, उसमें बबल पॉइंट मत बोलो। बबल पॉइंट पूछा जा रहा है तो बबल पॉइंट बोलो, है ना। अब बताइए आप मेरे को, वेट बल्ब टेम्परेचर 1 मिनट का पॉज लो, आराम से सोचो, और फिर मुझे करेक्ट डेफिनेशन इसकी बतानी है, फिर हम लोग इस पर आगे डिस्कस करेंगे। आराम से बताओ, नो इशू। Yes, sir. Okay, sir. तो यस, जो वेट बल्ब टेम्परेचर, हिंदी में कंटिन्यू करूंगा। या वेट बल्ब टेम्परेचर। तो वेट बल्ब टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है सर, जब वेट बल्ब टेम्परेचर इज टेम्परेचर दैट अचीव्ड बाय द सराउंडिंग एयर। थोड़ा सा अटक रहा हूँ सर मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टॉपिक चेंज कर देते हैं, ये वाला टॉपिक पढ़ लेना है ना। हाँ सर, एक्चुअली मैं ना हीट ट्रांसफर और सीआरई थोड़ा सा अभी रिवाइज, अच्छे से रिवाइज करा। मास अच्छा, ट्रांसफर आपने में मास ट्रांसफर बताया था क्या सब्जेक्ट? हाँ बताया था, बट रिवाइज थर्ड अभी नहीं किया था सब्जेक्ट। सर अभी मैं। अच्छा अच्छा, हाँ सर, फर्स्ट सर सब्जेक्ट आपने कौन सा बताया, फर्स्ट सब्जेक्ट? हीट ट्रांसफर एंड देन ओके, सीआरई। देन सीआरई, ठीक है। ओके, सीआरई से क्वेश्चन पूछ लें आपसे, यस है सर। ना। ओके, तो जरा मेरे को ये बताइए, इन सीएसटीआर, ओके, हम लोग मल्टीपल रिएक्टर इन सीरीज में क्यों प्रेफर करते हैं, और हम लोग सिंगल एक बड़ा सीएसटीआर क्यों नहीं प्रेफर करते हैं? सर वी आर टॉकिंग फॉर एन ग्रेटर देन वन, मतलब ग्रेटर देन वन, ऑर्डर ग्रेटर देन वन हम बात कर रहे हैं। Yeah. तो जो मिक्सिंग इज नॉट, मतलब मिक्सिंग इज नॉट जनरली रिक्वायर्ड, इज नॉट गुड फॉर द रिएक्शन, बिकॉज मिक्सिंग कंसंट्रेशन ड्रॉप कर देती है। तो हम क्या करते हैं, अगर हम बड़ा वॉल्यूम का रिएक्टर ले, अगर हम लेंगे तो कंसंट्रेशन ड्रॉप ज्यादा होगा। एंड देन अगर हम छोटे छोटे रिएक्टर इन सीरीज में लगा के रिएक्शन कराएंगे तो कंसंट्रेशन ड्रॉप कम होगा। और अगर हम इनफाइनाइट सीएसटीआर ऑफ इक्विवेलेंट वॉल्यूम ऑफ दैट पीएफआर हम अगर बना देंगे, तो जो एक बैच एक सीएसटीआर होगा, वो एज अ प्लग और एज अ सेक्शन एक्ट करेगा। तो mix is almost like axial mixing is almost zero, and the radial mixing will be infinite. Then it will behave as a plug flow, and the concentration drop will be not there. So इसीलिए हम मतलब बड़े एक रिएक्टर को छोटे के रिएक्शन में तोड़ देते हैं। Okay, can you explain with the help of graph? Yes sir, for sir. Uh, yes sir, I can. Sir, for first order reaction, I can assume. Yes, greater than first. Second order you can assume. Okay. So graph of चलो n is
सर जस्ट 1 मिनट आई। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। सर मैं को ये पूछना था कि ग्राफ किसके बीच में बताना है, मतलब। या आप ग्राफ किसके बीच में, किसी भी बीच में बना के आप मेरे को डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग ग्राफ ले लो, एक बार एक्सेस आप अपने according- प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार रिकॉल कर लेता हूँ सर। मेरे को ये बताना है कि जो बिग CSTR है उसको हम स्मॉल में अगर मतलब स्मॉल CSTR यूज सेम करते हैं। वॉल्यूम का, इनकेस मेरे पास सपोज कर लो, एक एग्जांपल समझो, मेरे पास एक 10 लीटर का CSTR है, यस सर, ठीक है। ठीक है। अब मैं दो लगाना चाह रहा हूँ 5 लीटर के CSTR, बात कर लीजिए। 5 लीटर के, ओके। वॉल्यूम यस रिमेन्स सर, सेम, राइट। तो अभी आप यस मेरे सर, को ये बताओ कि कौन सा प्रेफर करेंगे, और आपने बताया कि हम सीरीज वाला प्रेफर करेंगे, राइट। तो यस सर। उसको 4 एन ग्रेटर graphically मेरे देन को 0। समझाना है यार, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप बताइए, ये ऐसा कैसे हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। हम्म, हम सबसे पहले सर -1/RA और XC के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ओके, अ, चलेगा, नो। हाँ सर। तो मैं एक बार बना लेता हूँ सर, देन आई विल हाँ हाँ, एक्सप्लेन। आराम से बनाओ, आराम से बनाओ। यस सर। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने 2 रिएक्टर बोला सर, तो ये ग्राफ सर है, दिख रहा है आपको? ठीक है, -1/RA वर्सेस एक्स से आपने कर बनाया, ओके। ऐसे ग्राफ बना लीजिए सर। अगर हम एक ही रिएक्टर लेंगे सर, तो हमको ये हाँ, जो पूरा, सॉरी, ये जो पूरा एरिया हमको लेना पड़ेगा। बट अगर 2 ठीक है, रिएक्टर में उसको तोड़ देते हैं, तो मैं एक बार शेड कर देता हूँ सर। इतना एरिया हमको लेना पड़ेगा। तो एरिया इज इक्विवेलेंट टू, फॉर दिस ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टर, और फॉर द गिवन वॉल्यूम द कन्वर्जन। तो ओके। तो हम कौन सा एरिया आप यहाँ पर सेव कौन सा कर पा रहे हैं? सेव सर ये वाला जो मैं डॉट में बना देता हूँ, दिस वन सर, ये ओके, वाला, ठीक है। ये इस वाला। एरिया सेविंग से क्या मीनिंग है, ये एरिया जो आप सेव कर पा रहे हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस सर ये कि जैसे कम वॉल्यूम में रिएक्टर, बेसिकली जैसे हमको 80% कन्वर्जन चाहिए, तो उसको लेस हम्म, वॉल्यूम में अचीव कर लेंगे। उसका मतलब ये हुआ, अगर हमको लाइक करेक्ट, वॉल्यूम फिक्स्ड है, करेक्ट, यू तो आर हम करेक्ट, कन्वर्जन ज्यादा अचीव कर पाएंगे। करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। आदित्य, मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉलो अप, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, आपने जो ये अभी परफॉर्मेंस कर्व शो किया फॉर 2 MFR इन सीरीज, यस सर। अगर सेकंड एमएफआर का फर्स्ट एमएफआर का टेम्परेचर T1 और सेकंड का T2 है, यस सर। ठीक है। सपोज सेकंड का जो टेम्परेचर T2 है वो हायर है, बढ़ गया, ठीक है सर। जैसे ओके। पहले में 100 है, दूसरे में 200 हो गया, और समथिंग लाइक दिस, है ना। तब वो ये परफॉर्मेंस कर्व कैसा होगा? एक सेकंड सर, मैं थोड़ा सा सेम रहेगा या कुछ चेंज आएगा? सर, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल विल इंक्रीज, मतलब शेप सेम रहेगा, सॉरी शेप भी सेम नहीं रहेगा, हाइट ऑफ द रेक्टेंगल विल आप ड्रॉ इंक्रीज। करके दिखा सकते हो? हाँ सर, श्योर। ज्यादा डेकोरेट करने की नीड नहीं है, बस एक ऐसी बेसिक आइडिया दे दो आप। हाँ सर, हाँ। बिकॉज सर जो
वाई एक्सिस है हमारा, उसमें -1/r हमने प्लॉट किया है। तो फॉर सेकेंड रिएक्टर आर ए इज, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, आर ए इज CA² फॉर होमोजेनियस एंड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा के इंक्रीज होगा एंड -1/r विल डिक्रीज। ओके, so height will decrease, sorry. सर शेप तो सेम ही रहेगा। अंकुर सर, सर शेप तो सेम ही रहेगा, बट जैसे जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेट कांस्टेंट के चेंज होगा या नहीं? यस सर होगा। और अगर रेट कांस्टेंट के चेंज हो रहा है तो फिर परफॉर्मेंस कर्व में वाई एक्सिस पे आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिया है विच इज अ स्ट्रॉन्ग फंक्शन ऑफ के। एग्जैक्टली सर। तो फिर तो दैट इज व्हाट आई एम सेम सेइंग। स्लोप कैसे रहेगा, कंटिन्यूअस कैसे रहेगा ये कर्व? अच्छा, सॉरी, परफॉर्मेंस कर्व विल चेंज, हाँ सर। जो कर्व समथिंग आपका लाइक दैट। ऐसे आपने बनाया है, हाँ, ये ब्रेक हो जाएगा ना, स्प्लिट। यस सर, यस सर। अब आए, तो जो पहला बस मतलब उतना ही जो जानना दूसरा, था। ओके सर। बाकी वेट वर्ल्ड टेम्परेचर के ऊपर आपका डिस्कशन चल रहा था सर के साथ, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही एक सेशन भी लिया था ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन के ऊपर फॉर बार्क एंड एनपीसीआई ओनली, तो मैंने लिंक शेयर कर दिया है, वहां से आप वेट ओके वर्ल्ड सर, टेम्परेचर समझ सकते हो। ठीक है, मेरे को भी मास ट्रांसफर ही सब अच्छे से कवर करना है। मैंने सीआरई और हीट ट्रांसफर कवर किया था, तो मास ट्रांसफर में और अच्छे से कवर करना है तो फिर यहाँ एंड पे आई आपको वाज, बोलना नहीं चाहिए था ना। वो 5 सब्जेक्ट बोलने पड़ते तो आई थॉट कि सर वो बोल देते। ये 5 ऐसा कोई रूल नहीं है, 5 सब्जेक्ट आप बोलिए। 5 ओके सर। सब्जेक्ट बोलने होते हैं बट मिनिमम 4 में भी काम चल जाता है। बट यहाँ मॉक में तो आप अभी हमारे सामने तो बता सकते थे ना स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने ओके 4 सर, सीधा सॉरी, बोला तो हम तो फिर उसी हिसाब से 4 क्वेश्चन पूछेंगे ना। सॉरी सर, सॉरी। नहीं, सॉरी की बात तो नहीं मैं है, मैं मैं सब। आपको बताऊं आदित्य, जब मैं एमटेक कर रहा था तो हमारे एक कलीग थे, है ना, साउथ के ही थे। वो बार्क में इंटरव्यू देने गए थे, उन्होंने सिर्फ एक सब्जेक्ट बताया था, क्योंकि उनको इतना ज्यादा, हाँ, वो प्रोजेक्ट वगैरह में ज्यादा इन्वॉल्व थे और बार्क में उनका निकल गया था, तो उन्होंने एक सब्जेक्ट बताया था। राइट, और उनका इंटरव्यू आप शायद बिलीव करो चाहे ना करो, 5 से 10 मिनट इंटरव्यू चला था, क्योंकि वो लास्ट कैंडिडेट थे। ओके, दिन के। हाँ, लास्ट कैंडिडेट थे, तो इंटरव्यूअर ने ही बोल दिया था कि आप बहुत ही क्विकली आपका इंटरव्यू होगा। सिर्फ 5 या 10 मिनट चला था और एक सब्जेक्ट उन्होंने बताया था। एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, एक ही क्वेश्चन में उनका सिलेक्शन हो गया। राइट, तो इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, वो आपको बहुत ही जल्दी रीड करते हैं, बहुत जल्दी रीड करते हैं। आपके फर्स्ट क्वेश्चन या इंट्रोडक्शन से ही उनको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। राइट, कि आपका अपीयरेंस कैसा है, बोलने का कैसा, कि आप कैसा, एक क्वेश्चन में ही उनको समझ में आ जाएगा कि आप कितना डेप्थ में चीजें जा रहे हैं। तो कोई ये आपका मैटर नहीं करता। कैरेक्टर क्या है, कितना स्ट्रांग हो आप, राइट, टेम्परामेंट। ओके। तो उसमें यही है कि पार्क में, एनपीसीआईएल में, किसी भी आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, इसरो में, वहां पर मैटर यही कर जाता है कि आप एक क्वेश्चन जो आंसर दे रहे हैं, उसका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन क्या है। ओके, वो आपको बढ़िया है ना, आपको उसी में से समझ में आ जाएगा कि आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें ही पता है। राइट, ओके। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जो वहां पर जाके भी आप लर्न कर सकते हो, है ना। तो थिंकिंग आपकी अच्छी है तो वहां पर भी चीजें हो जाती हैं। तो जब भी आंसर दो, बढ़िया तरीके से दो, एक नंबर। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे मैं हीट ट्रांसफर का पूछता हूँ। योर फेवरेट यस सर, सब्जेक्ट इज हीट ट्रांसफर ऑपरेशन, राइट? यस सर। ओके, तो हीट ट्रांसफर में जरा मेरे को आप ये बताइए कि आपने को करंट फ्लो पढ़ा होगा, एक आपने काउंटर करंट फ्लो पढ़ा होगा हीट एक्सचेंजर में, राइट? यस, दोनों की आप टेम्परेचर प्रोफाइल ड्रॉ करके दिखाइए। यस।
यस ठीक है, ये आपने को करंट और काउंटर करंट में ड्रॉ करके दिखाया। अब आपके पास एक ये हीट एक्सचेंजर है, एक आपके पास ये हीट एक्सचेंजर है, दो हीट एक्सचेंजर है आपके पास है। यस सर। एक तरफ आपका कोल्ड वाटर का इनलेट है, एक तरफ हॉट वाटर का इनलेट है ना। तो जरा ये बताइए किस टाइप के फ्लो में, दोनों केस भी हो सकते हैं, एक केस भी हो सकता है कि आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड फ्लूइड विल बी इक्वल टू द आउटलेट टेम्परेचर ऑफ द हॉट फ्लूइड। कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। दोनों केस में सर, बट इन द कोकरेंट एरिया हमको इनफाइनाइट देना पड़ेगा तभी हो पाएगा, बट इन द काउंटर करंट बिना उसके भी हो सकता है। काउंटर करंट में, काउंटर करंट में जनरल मतलब रियलिस्टिक केस में भी सर हो सकता है। रियलिस्टिक केस में भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल सर, जैसे काउंटर करंट है तो जो दोनों टेम्परेचर हैं, टर्मिनल टेम्परेचर्स टी एच आउट एंड टी सी आउट, उनको हमको इनफाइनाइट एरिया प्रोवाइड करना पड़ेगा टू रीच द सेम वैल्यू फॉर द इक्विलिब्रियम, बट इन द काउंटर करंट फ्रॉम द प्रोफाइल वी कैन से दैट कि दैट इज इजीली अचीवेबल इन द लाइक फिजिकली फिजिबल। ओके, तो को करंट में वो हम टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं जिस पॉइंट पर दोनों इक्वल हो जाए। हाँ सर, कर सकते हैं। कैसे करेंगे कैलकुलेट? जिस पॉइंट पे दोनों टेम्परेचर पॉइंट इन टेम्परेचर एज इन, इक्वल हो जाए, आउटलेट टेम्परेचर इक्वल हो जाए तो वो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। डेटा अगर हमको होगा तो हम कर सकते हैं, लाइक जनरल एनर्जी बैलेंस लिख के कर सकते हैं। मैं एनर्जी बैलेंस कैसे? लिख के बता देता हूँ। हाँ हाँ बताइए। सर इस केस में ये जो बैलेंस मैंने लिखा है, तो हॉट की जो एनर्जी है, सॉरी, हॉट की जो एनर्जी है और कोल्ड की एनर्जी इक्वल कर दी मैंने। एंड देन ठीक है, इसमें हम दो जो टेम्परेचर टी सी आउट एंड टी एच आउट उनको एक्स मान लेते हैं, सेम वेरिएबल, एंड देन वी कैन सॉल्व द एक्स, सॉल्व दिस इक्वेशन। टेम्परेचर प्रोफाइल इस केस में कैसी बनेगी? फॉर काउंटर करंट सर। को करंट, क्योंकि हाँ आपने सर, जो ये बैलेंस लगाया ना को करंट यस के सर, लिए लगाया। यस सर, यस। इस टाइप की सर अप्रोचिंग प्रोफाइल बनेगी, सॉरी कौन दिस सी? वन। अच्छा ये है, ठीक है। तो दोनों टेम्परेचर उस पॉइंट पे जाके इक्वल हो रहे हैं। यस सर। अच्छा ठीक है, काउंटर करंट की प्रोफाइल कैसी बनेगी जहां पर टेम्परेचर इक्वल हो जाएंगे? काउंटर करंट की सर जैसे मैंने ये वाली बनाई थी, तो इस वाले प्रोफाइल में हम देख सकते हैं कि ये मैंने ऑलमोस्ट वैसी प्रोफाइल बनाई है कि हाँ हाँ, आउटलेट टेम्परेचर और ये सेम हो गया। ड्रॉ करके दिखा सकते हो काउंटर वाली, जैसे आपने को करंट के लिए ड्रॉ करके दिखाई, बिल्कुल करेक्ट आपकी है। आप काउंटर के लिए भी दिखा सकते हो। हाँ सर, एक सेकंड। ये है सर, दिस वन। ओके ठीक है, ये आउटलेट टेम्परेचर है, देखिए दोनों का आउटलेट टेम्परेचर ही पे क्रॉस कर रहे हैं क्या? कि किसी का इनलेट आपने मिक्स कर दिया? नहीं नहीं नहीं, आउटलेट है सर। दिखाइए दिखाइए वो। ये, यस सर, ये हमारा हॉट फ्लूइड है और ये कोल्ड फ्लूइड की प्रोफाइल है। मैं एरो बनाना भूल गया था, सॉरी। हाँ,
लेकिन यहाँ पर तो आपने नंबर ऑफ पासेस बढ़ा दिए हैं। नहीं तो सर, ये आपका THI इन हो रहा है, TH आउट, TCI इन हो रहा है, TCI आउट। तो TCI आउट और यहाँ पर जो आपने इक्वल किए हैं वो तो TCI इन है इस वाले लाइन पे तो। नहीं सर, ये TH आउट है ये, हाँ एंड दिस इज TC आउट, तो हाँ, तो ये और TC तो आउट और सेम। TH आउट इक्वल करवाने हैं आपको। हाँ सर, वही तो इक्वल है। तो मतलब TH, ये जो एक्सेस मैंने टेम्परेचर की एक्सेस मानी है, अरे तो सर ऐसे ऐसे थोड़ी, ऐसे नहीं होता है भाई, ऐसे ये क्या कर दिए हो। नहीं सर, जैसे वाई डायरेक्शन में हमने टेम्परेचर लिया है, ऐसा नहीं तो वाई ना डायरेक्शन में ना, सर हमने टेम्परेचर। काउंटर में यही तो मेरा क्वेश्चन था आपसे कि काउंटर में इक्वल हो सकते हैं कि को करंट में इक्वल होंगे, तो आपने नहीं, बोला था काउंटर में भी। इक्वल सर दोनों में हो सकते हैं। सी आउट इवन टीसी आउट से ज्यादा भी हो सकता है, और अगर हम इनफाइनाइट एरिया दे दें तो जो टीसी नहीं, आउट आप है वो ये बताइए जब टीएच। काउंटर फ्लो है हाँ तो सर। दोनों के आउट, जहां से आपका इंटर कर रहा है कोल्ड फ्लूइड का टेम्परेचर, राइट, यस सर। और जहां पर हॉट फ्लूइड का इंटर कर रहा है वहां पर निकल रहा है, हाँ सर, तो दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते हैं ना काउंटर में तो। मतलब सर जो कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट है और जो हॉट फ्लूइड का आउटलेट है, वो दोनों सेम नहीं हो सकते सर। यस, देखो ना, आप कोल्ड फ्लूइड का इनलेट यहाँ पर है और हॉट फ्लूइड का ये है आउटलेट टेम्परेचर, और कोल्ड फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर कुछ और होगा और हॉट फ्लूइड का आउटलेट टेम्परेचर कुछ और होगा, तो वो इक्वल कैसे बट हो सर जाएंगे। जैसे हम प्रोफाइल बना रहे हैं, तो प्रोफाइल में हम एक्स एक्सिस में हम टेम्परेचर, सॉरी, वाई एक्सिस में हम टेम्परेचर प्लॉट कर रहे हैं, एंड एक्स एक्सिस में हम लेंथ ऑफ द एक्सचेंजर प्लॉट करते हैं। तो इसमें जैसे सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, टेम्परेचर क्रॉस का, समझ रहे हो। टेम्परेचर, हाँ सर, टेम्परेचर क्रॉस हो जाएगा तो फिर उस पॉइंट के बाद वो हीट उस एक्सचेंज पॉइंट नहीं पे होगा। दोनों टेम्परेचर इक्वल हो जाते हैं, हाँ, देन हीट समझे। एक्सचेंज नहीं हो पाएगा सर। हाँ, तो वही टेम्परेचर काउंटर करंट में टेम्परेचर क्रॉस का सीन आता है ना, और को करंट यस, में इनकेस आप लेंथ बढ़ा देंगे तो आउटलेट टेम्परेचर से मिल जाएंगे। टेम्परेचर अप्रोच है सर। यस, है ना, तो ये है केस यहाँ पर काउंटर में, तो जहां पर इनलेट कर रहा है वहां पर, और ऐसी प्रोफाइल नहीं कभी भी ड्रॉ करनी है, जब भी इक्वल करना है ना, तो देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यस सर। ओके, तभी तो को करंट में होती नहीं है ऐसा, ये वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस को कंपेयर नहीं करना है, ये इस तरीके से जाएगा। पासेस, नंबर ऑफ पासेस आपको देखो बढ़ाने पड़ेंगे इस केस ओके। में, समझे? हाँ, ये इस तरीके से नहीं जाएगा कि यहाँ पर आपने टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर आपने मान लिया इक्वल कर दिए। ओके ओके सर सर। ठीक, ओके, सो नंबर चलिए, ऑफ ओके। पास। हाँ, ठीक है, और कुछ पूछना है क्या आपको। सर एक दो सीआरई से क्वेश्चन और पूछ लेते तो रिवीजन हो जाता। ठीक है, ठीक है, बताइए आप बताइए चाहते क्या। हो हम आपसे पूछें? यस सर। कोई नहीं, आप बाकी सेशन देख लेना, आपको आइडिया लग जाएगा, अभी आदित्य क्या है ना कि एक और क्योंकि सेशन ऑलरेडी लगा काफी हुआ है। टाइम हो चुका है। अच्छा, ओके ओके हाँ, तो क्योंकि 1 घंटे का अपना सेशन था, आपको लगभग 1 घंटे से ऊपर टाइम दे दिया तो है ना। सर, हाँ, बट सर तो 5 ये, मिनट में मेरे को रिव्यू कर दो सर, कि मेरे को क्या क्या पढ़ना है और हाँ, हम कैसे। आपको फीडबैक दे रहे हैं, डोंट वरी। हाँ सर। तो सर आप ही स्टार्ट कर लीजिए हाँ हाँ, पहले। देखो आदित्य क्या है कि अभी जो मैंने ऑब्जर्व किया है, टू बी ऑनेस्ट, अभी आपको थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने की नीड है ना। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ो, मतलब आपको पता है, मतलब आपसे पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हो। ओके। ठीक है, आपसे पूछ दिया गया टेम्परेचर प्रोफाइल आप ड्रॉ करके दिखाओ, आपने तुरंत ड्रॉ कर दी। 4 इयर्स लॉ क्या है, ड्रॉ करके आपने दिखा बता दिया। ओके, तो मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आप तुरंत आंसर दे रहे हो। फिर उसके अंदर जैसे हम लोग थोड़ा सा भी क्वेश्चन ट्विस्ट कर दे रहे हैं तो उसमें तुरंत फंस जा रहे हो। ठीक है सर, तो मैं एक बार ये डेप्थ इशू में आ रहा सारी। है ना। तो क्या काम करना है इसके लिए, रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप कोयरा पर जाके बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, है ना। कोयरा पर इतना क्वेश्चंस पढ़ा है कि जो जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्होंने सब डाल रखे हैं, तो ओके उनको सर। एक एक पकड़ के रेडी कर लो, राइट। ठीक है सर। उनको एक एक क्वेश्चन पकड़ के रेडी कर लो, और अभी आपके पास टाइम है, तब तक आप जो ये इंटरव्यू चल रहे हैं वो सारे इंटरव्यू प्रॉपर तरीके से देख डालो। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबको नोट करो, और एक एक क्वेश्चन का अपने हाथ से पहले आंसर लिखो एक पैराग्राफ में, कि इसका आंसर मुझे बोलना क्या ठीक है सर। है ना। उसका लिखो कि मुझे ये वेट वाल्व टेम्परेचर पूछा जाएगा तो मैं ये बोलूंगा,
ट्राइवल टेम्परेचर पूछा जाएगा तो ये बोलूंगा, ट्राइंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस पूछा जाएगा तो मैं ये बोलूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। ओके सर। क्योंकि मैं जैसे अपना दिमाग लगाऊंगा तो मैं वहां पर हो सकता है फंस जाऊं, तो मैं एग्जैक्ट तैयार करके जा रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे बोलूंगा, है ना। कम से कम पहला हाफ क्वेश्चन का तो हमारा अच्छा एक्सप्रेशन इंप्रेशन पड़े। यस, ओके। पता चला पहला हाफ ही क्वेश्चन का गलत इंप्रेशन पड़ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। एटलीस्ट जो है ना फर्स्ट पार्ट है उसको तो मैं सही बता दूं, फिर उसके बाद मैं ट्राई करूंगा अपना बेस्ट देने का, वहां पर ट्राई करूंगा। एक तो ये काम करना। Okay. सेकंड, पीएल की इंटरव्यू सीरीज एक और पड़ी हुई है, उसको भी एक देख लेना, यूट्यूब पर पड़ी हुई है, ठीक है सर्च कर लेना, एक वो मिल जाएगी। बाद बाकी ये सारी इंटरव्यू सीरीज देख लो, और अंकुश सर ने जो आपको लिंक्स भेजी है मास ट्रांसफर की वो एक बार देख लेना अच्छे से, ठीक है सर। ठीक है। और जितने भी इंटरव्यू आ रहे हैं वो सब देख लेना बस, ओके और कुछ एनपीटीईएल को आप फॉलो कर लेना, हो जाएगा। ओके सर। ठीक है आदित्य। यस सर। ठीक है। तो आदित्य, जैसे सर ने बताया, एक्चुअली इसका रीजन यही है जो आपने थर्मो में बोला, वो मुझे लग रहा है कि बाकी जगह भी यही है। आपने कुछ ज्यादा डिटेल्ड प्रिपरेशन सभी सब्जेक्ट्स में नहीं की थी। आपने, मुझे लग रहा है, गेट टाइम पे बस जो नोट्स क्लास वगैरह किए थे, फॉर्मूला वगैरह, मोस्टली सब्जेक्ट्स में आपने वही किया है, और शायद गेट एग्जाम के बाद से आपने कोई इतना खास पढ़ा नहीं है। अभी रिवाइज जब से बीआरसी का पता चला तो तब से रिवाइज कर रहा था सर। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, आपने बस वो थ्योरी पढ़ी है जितना आप अपने एंड पे कर सकते थे, तो इसलिए वो दिख रहा है कि आपने थोड़ी मेहनत की है। बट जैसे ही हम टॉपिक्स के थोड़ा सा सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं तो ठीक है, पर जैसे ही हम उसके बिनेथ जा रहे हैं ना, डेप्थ में, तो फिर वहाँ आपकी क्या कहते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मोस्टली टॉपिक्स में। हीट में और सीआरई में इतनी प्रॉब्लम नहीं है, पर बाकी जगह है, जैसे कुछ हाँ, हीट और टर्मिनोलॉजी सीआरई में आप आपका फंस गए, काफी अच्छा है, हीट कुछ और सीआरई। टर्मिनोलॉजीज में आप फंस गए जो कि आपको आती हैं, पर स्टार्टिंग में आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए। ठीक है, उसमें आप तो कम से कम आंसर देने का ट्राई कर रहे हो, थोड़ा सोच भी रहे हो उसमें, इन दोनों सब्जेक्ट को लेकर। वही पॉइंट है कि अपना आप फोकस बना के रखो। यस। ओके सर। ठीक है, पूरा अच्छे से सुनो, जल्दबाजी नहीं है। कोई भी क्वेश्चन सुनने के बाद आप 4-5 सेकंड का पॉज ले सकते हो आंसर देने के लिए, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, और ये ओके एक अच्छी हैबिट भी है, तो आपको ओके टाइम भी मिल जाएगा सोचने का कि मैं किस तरह से आंसर करूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछा आपने, 3-4 सेकंड का पॉज लिया, तो आप माइंड में कंस्ट्रक्ट कर सकते हो आंसर, देन आप उसे इजीली प्रेजेंट कर सकते हो। और कहीं अगर आप स्टक भी हो रहे होगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसे आंसर करना है नहीं करना। ठीक है, और दूसरा जो सजेशन होगा वो मैं सभी को दे रहा हूँ, आपको भी, अगर किसी क्वेश्चन के बारे में आप 100% श्योर नहीं हो, डाउट में हो कि मैं इसका आंसर गलत तो नहीं दे रहा, या फिर इसकी डेप्थ में गए तो मैं शायद फंस जाऊंगा, तो आप उसे मना कर दो, टाइम सेव होगा। और हो सकता है फिर ओके वो सर। आपसे कोई दूसरा क्वेश्चन पूछे जो आपको आता हो, हाँ है सर। ना। और वहाँ पैनल में ध्यान रखना, पैनल में हर तरह की चीजें होती हैं, वहाँ पे आपको हिंट भी दिए जाएंगे अगर आप स्टक हो। इफ दे फील लाइक कि यस आप थोड़ा क्लोज हो आंसर के, एक छोटी सी डायरेक्शन देने पे आप शायद रीच कर जाओ, तो दे विल गिव यू हिंट। तो आपको वहाँ ओके सर। मेंटली प्रेजेंट रहना है, इसलिए सुनना है सब लोग क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व करना है। और यही बार्क इंटरव्यू है, वो बेसिकली आपकी नॉलेज से ज्यादा आपके मेंटल स्ट्रेंथ और कैरेक्टर का टेस्ट है, कि आप अपनी सराउंडिंग्स को, ऑब्जर्वेशन को कैसे देख रहे हो, लोगों की बातें सुन रहे हो और उन्हें फिर कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हो। जैसे सर ने बोला ना कि उनकी किसी एक फ्रेंड का 5 मिनट 10 मिनट का इंटरव्यू हुआ था, दैट इज हाँ रेयर, ऐसा नहीं है कि आपका भी ऐसा होगा, दैट इज, दीज आर द रेयर सिनेरियोस। ठीक है, हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं पास में जिनका 1.5-2 घंटे तक इंटरव्यू चला है, जबकि ऑन एन एवरेज 1 आवर 50 मिनट्स का ही होता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स पैनल के मूड पे और आपसे उनका इंटरेक्शन कैसा जा रहा है, डिस्कशन में उन्हें ओके मजा आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, और थोड़ा सा स्माइल रखना, एनर्जी मेंटेन करके चलना। ठीक है, ठीक है। डिप नहीं होनी चाहिए, एनर्जी ऐसे हो चलेगी, कांस्टेंट रहे चलेगा, डिप नहीं होनी चाहिए। ओके सर। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके ऊपर है, आप जितना ज्यादा एनर्जी और एंथुसियाज्म शो करोगे उतना ज्यादा वो लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे और उतना अच्छे से आपसे चीजें पूछेंगे। ठीक ओके है, सर। यस सर। तो यही मेरी साइड से था, बाकी कोई डाउट वगैरह है आप पूछ सकते हो, कांटेक्ट में तो आपको ही
हाँ अभी आपके पास है ऑलमोस्ट 20 दिन का टाइम, तो उसे अच्छे से भी यूटिलाइज करो और बुक्स पढ़ो, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी लो, और जहां जहां अगर आप फंस रहे हो आज के सेशन के बाद बाकी बच्चों का भी देखना, जैसे सर ने बोला, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मुझे किसी भी सब्जेक्ट में किस टॉपिक में मैं स्टक हो रहा हूँ या किसमें क्लैरिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बाकी के फिनिशिंग टच भी दे सकते हो। ठीक है, ओके सर, श्योर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड ठीक है, टुडे। हाँ ऑल दी सर, बेस्ट, है ना, थैंक अच्छा यू सर। करके आओ, कॉन्फिडेंस के साथ जाना, अच्छा कर लोगे, है ना। ऑल द यस, बेस्ट थैंक यू, आदित्य। थैंक यू।